बहुत सुभाष सर जो पाचन तंत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करूंगा जो इस प्रकार से है। सबसे पहले टॉपिक आता है पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ये पाचन तंत्र मानव शरीर का मुख्य रूप से एक भाग होता है, एक तंत्र होता है जिसके अंदर भोजन के अकॉर्डिंग भोजन के अनुसार अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है पाचन। अगर हम साधारण रूप से पाचन की परिभाषा देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि सरल पदार्थों का जटिल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। जैसे ये एक भाग है, इस भाग का आकार है या वेट है जो 5 kg के आसपास है। इसके ऊपर कुछ एंजाइम्स क्रिया करेंगे। ये एंजाइम इस पदार्थ को तोड़ेंगे तो ये कुछ भागों में टूट जाए, जैसे A प्लस B में टूटेगा तो एक पार्ट 3 kg का हो जाता है और प्लस में दूसरा पार्ट 2 kg का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 kg का भाग टूटकर 2 भागों में अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया, बट गया, जिससे इसका आकार है जो सरल रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए इसे कहा जाता है पाचन तंत्र। इसकी रियल डेफिनेशन होगी कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। कि कोई भी जटिल पदार्थ होता है उसका सरल पदार्थों में विघटन होना, परिवर्तित होना, सरल बनना, सब कुछ क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। इसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल के आधार पर बताता हूँ कि जैसे मानव भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, तो उसके अंदर वो C6H12 है, O6 प्लस O2, तो ये भोजन होता है, इसको ग्रहण करता है तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो ये सरल भागों में बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, इसे एनर्जी कहा जाता है। इन 3 भागों में टूटकर प्राप्त होता है। ये इसका क्या भाग होता है? सरल भाग होता है, इसलिए इसे पाचन कहा जाता है। और ये पाचन क्रिया के अंदर एक रिएक्शन सम्मिलित होती है, इस समीकरण सम्मिलित होती है जो हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है। इसके आगे मैं पाचन टॉपिक को एक एक बिंदु के आधार पर इसके सोल्यूशन करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आता है पाचन के पार्ट। पाचन टॉपिक को मैं 2 भागों से डिवाइड करता हूं, एक आते अंग के आधार पर, एक आते ग्रंथियों के आधार पर। ये तो हो गए इसकी ऑर्गन भाग, अंग, और ये हो गए इसके ग्लैंड्स, इसे ग्रंथि कहा जाता है। एक ऑर्गन भाग हो जाता है और एक ग्लैंड्स भाग हो जाता है। ऑर्गन भाग के अंदर चलेगा, सबसे पहले चलेगा मुख, जिसे माउथ कहा जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर आएगा मुख गुहिका। थर्ड नंबर पे आएगा ग्रेसनी या ग्रेसिका भी कहते हैं इसे, और फोर्थ नंबर पे आएगा स्टोमच, जिसे आमाशय कहा जाता है। और उसके बाद इसके बाहर नीचे आएंगे जिसे छोटी आंत कहा जाएगा, और नेक्स्ट आता है जिसे बड़ी आंत कहा जाएगा। ये ऑर्गन भाग होते हैं जिसके अंदर भोजन इनके अनुसार गुजर कर आता है, और बड़ी आंत का थर्ड भाग जिसे रेक्टम कहा जाता है, उसके द्वारा त्याग दिया जाता है। ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ग्लैंड्स होता है जिसे लाला ग्रंथि कहा जाता है, जो जिह्वा के अंदर पाई जाती है, जीभ के अंदर पाई जाती है। नंबर 2 पे आता है जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। इस अग्नाशय ग्रंथि और थर्ड ग्रंथि होती है जिसे यकृत ग्रंथि कहा जाता है। अब ये तो हो गई ग्लैंड्स और ये हो गए ऑर्गन, अंग। ये ग्रंथियां हैं, ये अंग है। इनके एक एक भाग को, जैसे मुख भाग को उठाते सर्वप्रथम। मुख क्या होता है, मुख में क्या पाया जाता है, एक एक टॉपिक को चलाएंगे। उसके बाद मुख गुहिका, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये पार्ट कब काम करेंगे? लाला ग्रंथि का काम कब होगा, अग्नाशय कब काम आएगा, यकृत ग्रंथि कब काम आएंगे, इनके बारे में हम एक एक बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी मुख का। फर्स्ट भाग होगा मुख। उससे पहले मैं पाचन के बारे में कि जो मुख से लेकर और रेक्टम भाग अकॉर्डिंग जो हमारी जो बड़ी आंत है उसकी टोटल लंबाई की बात करता हूं मैं।
तो ये टोटल लंबाई को इसे कहा जाएगा आहार नाल। आहार नाल का दूसरा नाम होता है पोषण नाल। इसे प्राइमरी कैनाल भी कहा जाता है। इसका जो टोटल इसकी अगर फीट में लंबाई की बात करता हूं तो ये लगभग 32 से 33 फीट के आसपास होती है फीट में तो। और वैसे इसकी लंबाई 10 से 12 मीटर बताई जाती है कि टोटल मुख से लेके बड़ी आंत तक की जो लंबाई होती है, जितने भी ऑर्गन आएंगे, जितने भी ग्लैंड्स आएंगे, वो सबके सब 10 से 12 मीटर में सम्मिलित होंगी। और उसे टोटल नाल को आहार नाल, पोषण नाल या भोजन नाल कहा जाएगा, जिससे भोजन स्टार्ट होता है और रेक्टम भाग द्वारा मल त्याग जिसे कहा जाता है उत्सर्जित कर दिया जाता है। उसमें पहला टॉपिक चलेगा, आहार नाल का पहला टॉपिक निकल के आएगा मुख। अब मुख क्या होता है? मुख दो पतले ओष्ठों से गिरी हुई एक संरचना होती है जिसे मुख कहा जाता है। इसके बाद में मुख के आगे एक बिंदु आता है, उसका नाम होता है, नंबर 2 पे आता है ये मुख्य गुहिका। ये मुख गुहिका होती है। इसका जो भाग की बात करिए, अंदर से दसा हुआ रहता है, एक खोखला भाग होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होगा, खोखला भाग होता है। उस खोखले भाग के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं, एक तरफ तो दांत पाए जाते हैं और एक तरफ जीभ पाई जाती है। जीभ और दांत दोनों सम्मिलित होकर मुख गुहिका में चयनित होते हैं। और मुख गुहिका के अंदर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के बताए जाते हैं। 4 प्रकार को मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं कि दांत कैसे याद होंगे, मैंने याद है किस प्रकार से होंगे, छोटी सी ट्रिक बताता हूं, इसको आप याद कर लेना। कराच को, कराच, इससे चारों दांतों की नामकरण होगा। कैफ और कृंतक होगा, रैफ और रदनक होगा, ऐप और अग्रचर्वणक होगा और चैप और चर्वणक होगा। ये चारों नामों का नामकरण होगा इससे। अब इसकी बात करते हैं, जब 4 प्रकार के दांत होंगे तो दांतों की संख्या भी अलग अलग होगी। प्रत्येक दांत की संख्या का कोड अलग अलग होगा। वो किस प्रकार से याद होगा उसकी मैं एक छोटी ट्रिक बताता हूं। ऊपर डालो कै, रे, ए और चे। इसके नीचे आप एक सूत्र बता रहा हूं आपको, 42 और 46। इस फंडे को आप इसके नीचे लगा दो, 42 और 46। कै के नीचे 4 हो गई, रे के नीचे 2 हो गई, ए के नीचे 4 हो गई और चे के नीचे 6 हो गई। इस 42-46 को अगर आप खोल के लिखोगे तो कै के कितने हो गए? 4 हो गए, प्लस इस रे के 2 हो गए, प्लस इसके 4 हो गए, प्लस चर्वणक के 6 हो गए। टोटल ये हो जाते हैं 6, 4, 10, 10, 12, 4, 16। जब एक जबड़े के 16 हो गए तो इसको इंटू कितने से करोगे? 2 से, तो टोटल दांतों की संख्या आ जाएगी 32। मैंने अभी बताया था कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, जो कराच के आधार पर बताया था। कैफ और कृंतक, रैफ और रदनक, ऐप और अग्रचर्वणक, चैप और चर्वणक। इनकी संख्या के आधार पर बताया तो 42-46 का सूत्र बताया था। इन चारों अक्षरों के नीचे इन 42-46 को फिट कर लीजिए और चारों का योग करो, ये एक जबड़े का पार्ट आएगा जिसका नाम होगा, जिसके अंक संख्या होगी 16। इस 16 जब एक का आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 32। ये 32 दांतों की संख्या आएगी टोटल। और वयस्क मानव के शरीर में 32 दांत ही पाए जाते हैं और 32 दांतों का इसको इसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। तो आपको दांत रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पहुंचा जाए कि वयस्क मानव के शरीर में, क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं कि वयस्क मानव के शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 32। इसके अलावा ये कहा जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं 4 प्रकार के। नाम पूछे सीधा सूत्र रख लो, कराचे, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। संख्या पूछी जाए कृंतक दांतों की दोनों ऊपर की नीचे जबड़ों दोनों की संख्या की बात करें तो वो होती है 8, 4 ऊपर के 4 नीचे के। रदनक की बात करें 4, 2 ऊपर 2 नीचे। अगर की बात करें 8, 4 ऊपर 4 नीचे। और चर्वणक की बात करें 6, 12, 6 ऊपर और 6 नीचे। ये टोटल दांतों की संख्या निकल के आएगी 32। इसके आगे मैं पॉइंट आगे बढ़ाता हूं। जब दांत अवस्था के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। उन्हें अवस्था के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें कहा जाएगा, एक तो होते हैं स्थायी दांत जिन्हें परमानेंट दांत कहा जाता है, टीथ कहा जाएगा। दूसरा होता है अस्थायी दांत जिन्हें अनपरमानेंट टीथ कहा जाएगा। स्थायी दांत वो दांत होते हैं जो बाल्य अवस्था के बाद में हमारे मुख के अंदर
हमारे जबड़े के अंदर स्थगित उपरांत स्थगित होते हैं, और वो दांत अगर एक बार टूट कर गिर जाते हैं तो बाद में दांत आने की संभावना व्यतीत नहीं होती है। लेकिन अस्थायी दांत वो होते हैं जो बाल्यावस्था में आते हैं, इनकी कुछ एज आती है लगभग 8 से 10 ईयर, 10 साल तक के दांत जब आते हैं तो इन दांतों को बाल्यावस्था के दांत कहा जाता है। इन्हें मिल्क ऑफ टीथ भी कहा जाएगा, इन्हें दूध का दांत कहा जाता है। और ये दांत टूटकर गिरने के पश्चात इनके जगह दूसरे दांत स्थायी दांत आते हैं, और ये टूटने के बाद में नए दांत नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए अवस्था के आधार पर दो प्रकार के, और वैसे दांत होते हैं 4 प्रकार के, करंतक, रंध्रक, अग्रचरणक और चरणक। इन दांतों की कार्य की बात करता हूं तो करंतक की मैं बात करूं, अगर करंतक दांत की मैं बात करता हूं तो करंतक दांत होते हैं जो 4 होते हैं, जो आगे वाले होते हैं, 4 ऊपर होते हैं फर्स्ट वाले, 4 नीचे होते हैं। इन चारों दांतों को अगर इनकी बात करते हैं तो ये दांत एक तो मानव ये फल होते हैं, फलों को खाने का कार्य इन दांतों का, जैसे अपन केला खाएंगे तो केला फर्स्ट फ्रंट से तोड़ा जाएगा, सेब खाएंगे तो ये नहीं अंदर ले जाके खाएंगे सेब फर्स्ट फ्रंट से। तो क्वेश्चन बनेगा कि करंतक दांतों का कार्य क्या है, फल खाने का, और ये फ्रंटेड दांत होते हैं मानव की शोभा भी बढ़ाते हैं। ये सेकंड दांत की बात करते हैं रदनक की। रदनक दांतों की संख्या टोटल 4 होती है, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। इन दांतों का कार्य होता है, ये दांत सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक उपस्थिति माने जाए तो ये दांत मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है भोजन को चीरने और फाड़ने का। क्योंकि जो हमारे जैसे कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, इनके दांत 2 ऊपर रहते हैं और 2 नीचे, जो सबसे ज्यादा विकसित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम होता है मांस को चीरने और फाड़ने का। तो इसे कहा जाता है कि ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इन दांतों का सेम कार्य होता है करंतक का, अग्रचर्वणक का और चर्वणक का। उनका काम होता है सेम, भोजन को बारीक बारीक चबाना। जब भोजन बारीक बारीक चबाने के बाद में क्या होगा, जब भोजन बारीक बारीक चबा जाएगा तो मुख कुहिका के सामने मैंने ग्लैंड्स बताए थे, उसका नाम था लाला ग्रंथि। इस लाला ग्रंथि के द्वारा लाल स्रावित होती है, और लार के अंदर सिरमी नामक श्लेष्मिक नामक एक लिक्विड प्राप्त होता है, एक तरल पदार्थ प्राप्त होता है जिसके अंदर एंजाइम निकलते हैं। उन एंजाइमों का नाम होता है टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम। एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य होता है भोजन में आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। जब भोजन में जब सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उनको नष्ट करते हैं, और भोजन का सरल अपघटन करने का भी कार्य करते हैं। ये लार होती है, ये लाला ग्रंथि निकलने वाली लार जो अपना भोजन होता है मुख गुहिका के अंदर उसमें मिल जाती है, उस क्रिया को कहा जाता है बोलस। उसका संपूर्ण क्रिया को बोलस कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब मुख के अंदर भोजन बारीक बारीक चबाने के पश्चात, या जब भोजन के अंदर मुख गुहिका में ग्रहण करने के पश्चात उसमें लार मिल जाती है, जिससे भोजन लसलसा हो जाता है, इस क्रिया को बोलस कहा जाता है। यानी कि जो भोजन होता है जो लसलसा हो जाता है, या भोजन जो गीला हो जाता है, जिसे हम आसानी से अपने निवाले के रूप में अपन नीचे ग्रसनी तक पहुंचाते हैं, उन्हीं क्रिया को बोलस कहा जाता है। जो लिक्विड बन जाता है वो भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। दांत हो गए, जीवा होगी। जीवा की बात करते तो उसके ऊपर आते संवाद कलिकाएं। संवाद कलिकाएं लगभग 9500 आती हैं, लगभग 10,000 के आसपास आती हैं। उन्हें कहा जाता है 9500 संवाद कलिकाएं होती हैं पूरी जीवा के ऊपर। बारीक बारीक आप कुछ अनुभव किए होंगे, बारीक बारीक कुछ उभरी हुई संरचना दिखाई देती है, उन्हें संवाद कलिकाएं कहा जाता है। और ये जो संवाद कलिकाएं होती है, जो संवाद कलिकाएं होती है, ये संवाद कलिका भोजन को संवाद कराने का महसूस प्रदान करती है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, फ्रंट भाग, मिड भाग और लास्टेड भाग। यानी अग्रिम भाग कहा जाता है, पार्श्व भाग कहा जाता है और अंतिम भाग कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भोजन हमारे मुख में जाने के पश्चात बारीक बारीक जब चबाया जाता है तो उसके अंदर जीवा के द्वारा निकलने वाले के द्वारा स्रावित होने वाली लार उस भोजन के अंदर मिल जाती है, जिससे वो भोजन लसलसा हो जाता है। उस क्रिया को टोटल को बोलस कहा जाता है। ये बोलस भोजन नेक्स्ट 3rd नंबर में आता है, उसका नाम होता है ग्रैसिका। ग्रैसिका एक नलिकाकार संरचना होती है और उसके अंदर अंगुली के समान और संकुल पाए जाते हैं, छोटे छोटे।
जिन्हें रोम कहा जाता है। इनका कार्य होता है कि जब भोजन के अंदर, जैसे अपने बाहर रेडियो के ऊपर या नॉर्मल जो खुला हुआ भोजन होता है, ओपन फूड होता है, उसे यूज करते हैं तो उनके ऊपर डस्ट वगैरह लग जाती है। तो उस भोजन को यदि हम ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर डस्ट वगैरह होती है या कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, वो सब के सब इस रोमों के अंदर फंस जाते हैं, जिससे कुछ भोजन शुद्ध होकर नीचे फोर्थ भाग आता है, इसका नाम होता है आमाशय, स्टोमच, उसमें प्रवेश करता है। स्टोमच के अंदर स्टोमच इस टॉपिक का सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी में बताया जाता है कि इसकी संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जी आकार की होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसकी संरचना जी आकार की होती है। ध्यान रखना, अंग्रेजी होना जरूरी है। अगर हिंदी का आप जे बनाओगे तो इस संरचना ये होती है, ये इस प्रकार संरचना होती है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तैयार होगी। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार संरचना जी आकार की होती है और जी आकार की संरचना होती है। इसके अंदर एक अम्ल का निर्माण होता है, उसका नाम होता है HCl। इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का पूरा नाम, जो आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मानव शरीर के अंदर वह कौन सा भाग है जिससे HCl अम्ल का स्रावण होता है, उसे कहा जाता है आमाशय। लेकिन पेपर में कई बार कंपटीशन एग्जाम में देखा जाता है, ये कहा जाता है कि मानव के आमाशय से कौन से भाग से, मानव के आमाशय के कौन से भाग से HCl अम्ल निकलता है। तो यहाँ पे बच्चों को डाउट होते हैं, स्टूडेंट्स को या फिर कंफ्यूज होते हैं कि आमाशय ऑलरेडी दे दिया प्रश्न में कि मानव के आमाशय के कौन से भाग से HCl अम्ल निकलता है, तो बच्चे यहाँ पे डाउट में आ जाते हैं। उसका नाम होता है कोशिका होती है, सेल होती है, उसका नाम होता है ऑक्सेंटिक कोशिका। ऑक्सेंटिक कोशिका के द्वारा आमाशय के अंदर HCl का निर्माण होता है और उससे HCl अम्ल का स्रावण होता है। तो पेपर में आ जाए कि आमाशय के कौन से भाग से, ऑक्सेंटिक कोशिका से। और साधारण पूछ ले कि मानव के शरीर से कौन से भाग से HCl स्रावण होता है, आमाशय के द्वारा, सीधी सी बात है। और आमाशय के अंदर पूछे जब आएगा ऑक्सेंटिक कोशिका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके आगे बात करते हैं, जब ग्रसनी से होता हुआ भोजन जब आमाशय में एंट्री करता है तो आमाशय के अंदर जो फंडिस भाग होता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, जठरा, निर्गमी और फंडिस, और एक आता है कोर्डेक। फंडिस इसका बीच का भाग होता है, फंडिस भाग होता है जो जठरा निर्गमी को और कोर्डेक भाग दोनों को जोड़ा रहता है। कोर्डेक होता है जो नीचे किससे जुड़ा रहता है, छोटी आंत के द्वारा, और जठराग्रम भाग होता है जो किससे जुड़ा रहता है, ग्रसनी के द्वारा, ये जुड़े रहते हैं। यहाँ पे भोजन जब इसमें आता है तो इस भोजन के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा भोजन का क्या होता है, पाचन क्रिया संपन्न होती है। जैसे HCl अम्ल का स्रावण हुआ, भोजन इसमें आया, तो HCl का कार्य क्या हो गया कि भोजन में आए सूक्ष्म जीवों का विनाश, भोजन में आए सूक्ष्म जीवों का विनाश कौन करता है, HCl अम्ल करता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सबसे ज्यादा भोजन किस जगह रुकता है, सबसे लंबे समय तक भोजन कौन सी जगह रुकता है, वो आमाशय में रुकता है, लगभग 3 घंटे। 3 घंटे भोजन आमाशय में ही रुकता है। भोजन जब आमाशय में आता है तो कौन सी अवस्था में आता है, वो आता है द्रव अवस्था के अंदर, लिक्विड अवस्था में आता है। और आमाशय के अंदर जब भोजन प्रवेश करता है तो आमाशय का आकार भोजन के आकार के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। जैसे कम भोजन खाया तो आमाशय का आकार सिकुड़ गया, शीतलन और संकुचन की क्रिया लगातार होती रहती है। ज्यादा भोजन खाया तो आमाशय का आकार फैल गया। तो भोजन के अनुसार आमाशय का आकार बदलता रहता है। जितना ज्यादा भोजन खाएगा आमाशय फैल जाएगा। इतना भी नहीं कि आप हद से ज्यादा ही खा जाओ, कभी दिक्कत हो जाए, आमाशय फट वगैरह जाए या आपके कुछ डैमेज हो जाए, कुछ ना कोई नुकसान न हो। इतना खाओगे जितना कंफर्टेबल हो, इतना तो सहन कर लेगा। भाई 4 रोटी की जगह पर 5 रोटी खा रहे तो 5 रोटी 1 रोटी एडजस्ट हो सकती है। इतना नहीं तो आप 7 रोटी खा गए, फिर तो दिक्कत आ जाएगी, फिर तो आमाशय फटने की संभावना बढ़ जाती है। जितनी भी सड़न की क्रिया होती है वो भी आमाशय में होती है। और
इसके बाद में जब भोजन शुद्ध हो जाता है तो आमाशय के द्वारा भोजन पहुंचता है, उसका नाम होता है छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं जिसके नाम होते हैं जेजुनम, इलियम और डेड्यूनम। ये तीनों भाग लगभग छोटी आंत की लंबाई बताई जाती है लगभग 7.5 मीटर। छोटी आंत है, इसका नाम छोटी आंत है जिसकी लंबाई 7.5 मीटर है, लेकिन व्यास के अनुसार इसका व्यास ज्यादा होने के कारण इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। ये व्यास के अनुसार 7.5 मीटर होती है। इसके 3 भाग हो गए। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत होती है इसके अंदर अंगुली के समान दीर्घ रोम पाए जाते हैं, इसे रसांकुर कहा जाता है। ये क्या करते हैं, भोजन जो शुद्ध भोजन होता है, ये जो जल होता है इसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ये अपनी ओर क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में एंटर कर दिया जाता है या बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत के भी 3 भाग पाए जाते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम बड़ी आंत का 3rd भाग होता है जिसे एनेक्स कहा जाता है, जिसे रेक्टम कहा जाता है, जो मल त्याग का काम करता है, जो मल को अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। सिक्कम, कोलन। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जिस भाग से जुड़ती है वहां उस भाग के अंदर एक दाईं ओर भाग में नीचे की तरफ एक अपेंडिक्स पाया जाता है जिसका हिंदी में कहा जाता है नाम कर्मी रूपी परिशिष्टिका। नाम डिफिकल्ट है लेकिन इसे टुकड़ों में याद करोगे तो तुरंत ये याद होगा। कर्मी रूपी परिशिष्टिका, इंग्लिश में कहा जाता है अपेंडिक्स। ये दाईं ओर पाया जाता है। इसका काम होता है शरीर में, ये कहा जाता था कि इसका काम नहीं होता, लेकिन बट इसका काम होता है। इसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया ये सहसूत के आकार के समान पाया जाता है और ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया का कार्य क्या होता है कि भोजन को सुचारू रूप से जारी रखते हैं। सहसूत लगभग ये अपनी अंगुली के समान पाया जाता है, जो सहसूत के आकार के समान होता है। और ये जब पेन करता है, दर्द करता है, तो इसे ऑपरेशन की सहायता से निकालकर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये कब नुकसान कब पहुंचाता है, जब बड़ी आंत के अंदर जब भोजन प्रवेश करता है तो कुछ भोजन का अंश इस अपेंडिक्स से इस कर्मी रूपी परिशिष्टिका में एंट्री कर जाता है, जिससे वहां पे भोजन फूलने लगता है और फूलने के साथ साथ एक कर्मी रूपी का आकार में बढ़ावा होता है, जिससे वहां पेन होता है और डॉक्टर द्वारा इस अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके इस नलिका को बाहर कर दिया जाता है। ये कर्मी रूपी परिशिष्टिका। नाम डिफिकल्ट, टुकड़ों में याद करो तुरंत बेटा याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, जो शेष बचा हुआ भोजन होता है, शेष बचा हुआ जो जल होता है उसे बड़ी आंत अपना अवशोषण कर लेती है और लास्ट में रेक्टम लास्ट भाग छोटी आंत जिसके द्वारा इसे निकाल दिया गया है। मल त्याग था, जो अपशिष्ट पदार्थ त्याग दिया गया। और जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर बताई जाती है। अगर फिट में बात करें लगभग 3 फीट की लंबाई होती है और छोटी आंत की अगर फिट में बात करें तो लगभग ये 4 से 5 फीट की लंबाई बताई जाती है। या इसके कोड को आगे बढ़ाते हैं तो ये 6-7 फीट पे चली जाती है, 6-7 फीट के बताए जाते हैं। इसके आगे मैं बात करता हूं कि जो आमाशय की मैं बात कर रहा था, कई बार शरीर के पाचन क्रिया सिस्टम जो तंत्र है उसके डाइवर्ट होने से या डगमगाने से जो HCl होता है वो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जिससे शरीर के अंदर उदर भाग में, जिसे पेट कहा जाता है, उस उदर भाग में या पेट के अंदर जलन उत्पन्न होती है। मतलब कहने का मतलब है कि एसिडिटी होती है, जो अम्लता होती है वो अधिक मात्रा में स्रावित होती है, जिससे पेट के अंदर उदर भाग में एसिडिटी ज्यादा होती है। उसके अनुसार इनके अनुसार प्रत्यय अम्ल का उत्पादन किया जाता है। जैसे इनो ले लिया, दूसरा केसिन ले लिया, छाछ केसिन पी लिया, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे केसिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो अपनी अग्नाशय ग्रंथि थी, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन आमाशय के अंदर एंट्री करता है या उसकी अम्लता को क्या करता है, कम करता है। जिसलिए इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है कि आमाशय निकालने वाले अम्ल की अम्लता को कम करता है,
जिससे न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होती है, उदासीनता की क्रिया होती है, जिससे उदर भाग में एसिडिटी की मात्रा कम होने की संभावना होती है। बाहर से लेंगे MgOH का उल्टवाइस लेंगे, इनो वगैरह लेंगे, या इसके अलावा और भी कभी पार्ट बाहर पाए जाते हैं उनका यूज किया जाता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। आमाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और इसे छोटी ग्रंथि कहा जाएगा। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं, इसलिए इसे ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इसलिए इसे अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसे सबसे छोटी ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके बाद यकृत ग्रंथि आती है। यकृत ग्रंथि के द्वारा निम्न प्रकार के रस निकलते हैं। इसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाएगा। तो मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि, और इसकी जो आकृति होती है वो जो सेम की फली होती है, सेम की फली के दाने के आकार के बराबर होती है। सेम की फली के अंदर जो दाना होता है उसके आकार के अनुसार ही यकृत ग्रंथि का आकार बताया जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा पित्त स्रावित होता है। इन जितने रस होते हैं इनके द्वारा स्रावित होते हैं, जो पाचन क्रिया के अंदर मदद करते हैं। ये पाचन तंत्र अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे अगली वीडियो आएगी जो रिस्पिरेशन सिस्टम की, श्वसन तंत्र की आएगी, जिसमें मैं इससे भी अच्छा बेटर आपको टॉपिक दूंगा, जिसके द्वारा आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इस टॉपिक को, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करें।